हेलो स्टूडेंट्स। सब बढ़िया, मज़े में। चलो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट की। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसी सर्किट में अगर किसी रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है, इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए या कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है। तो चलो आरएमएस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि आरएमएस वैल्यू होता क्या है। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर, जब भी हम किसी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, उसके बाद उस वैल्यू का रूट निकाल देते हैं। तो देखो, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक करंट ले लिया मैंने, I इक्वल्स टू 2 × T। इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है और लिमिट ले लेते हैं कि हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में। I इक्वल्स टू 2T है, इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो I का स्क्वायर ये हो जाएगा 4T²। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, जिसका भी मीन निकालना होता है dt, नीचे इंटीग्रेशन dt। और जो लिमिट है वो यहाँ पर 0 से 2 सेकेंड्स, तो लिमिट पुट कर दिया 0 से 2 सेकेंड्स। तो ये हमारा I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो I स्क्वायर हो जाएगा 4T² dt और नीचे इंटीग्रेशन dt। तो 4T² को मैं डायरेक्टली देता हूँ 4T⁻³ और नीचे dt का t हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड्स, यहाँ पर भी लिमिट 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में है। तो I का जो स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है वो यहाँ से आ रहा है। अपर लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो 8 4 जा 32, 32/3 - 0। तो 32/3 - 0, तो मैं खाली 32/3 लिख रहा हूँ। और नीचे 2 - 0 करेंगे तो 2 बचेगा, यानी 32 ये 6 हो जाएगा। तो 16/3 ये तो हमारा आया I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। अब इसका रूट निकालेंगे। I स्क्वायर के एवरेज वैल्यू का जो रूट आता है वही हमारा होता है आरएमएस वैल्यू, यानी कि हो जाएगा 4/√3। ये हमारा आया यहां से IRMS। तो देख लो एक बार आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले स्क्वायर किया हमने, उसके बाद एवरेज वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने फिर रूट कर दिया, तो यहां से आरएमएस वैल्यू आ गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद मान लो हम कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोई 3 ऑब्जर्वेशंस ले लिए, पहला ऑब्जर्वेशन मान लो 2, दूसरा ऑब्जर्वेशन मान लो 3 और तीसरा ऑब्जर्वेशन मान लो 4। ये मैंने कोई 3 वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बेसिक चीज क्या है, पहले स्क्वायर कर दो। सभी का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 4 का स्क्वायर कर दिया 16। अगले स्टेप में क्या करना था, अगले स्टेप में हमें इसका एवरेज निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3, ये सभी जानते हैं कि एवरेज इस तरीके से निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट में क्या है, रूट कर देना है। तो ये आ गई भाई आरएमएस वैल्यू इसकी, ARMS। तो हमें कोई भी चीज दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, तो आरएमएस वैल्यू क्या करेंगे, पहले स्क्वायर, फिर एवरेज, लास्ट में रूट। तो ये हमारी आ जाएगी आरएमएस वैल्यू। तो ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 29/3। ओके, अब अगर हमें, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट, यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर हमें कोई करंट या फिर वोल्टेज दे रखा हो इस तरीके से, मान लो हम करंट अभी तक ये लेते आए हैं I0 sin ωt। अगर इस तरीके से हमें कोई अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, अब इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं जरा यहीं से बताते हैं। हमें कोई करंट दे रखा है, मान लो I0 sin ωt, इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है और लिमिट लगा देते हैं 0 से टोटल टाइम पीरियड T, यानी फुल साइकिल के लिए। आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए होता है।
तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है भाई, एवरेज भी निकालते हैं, तो ये आ गया हमारा आई स्क्वायर। तो एवरेज के लिए इंटीग्रेशन आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी स्क्वायर है डी टी डिवाइड में इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट जीरो से टाइम पीरियड, यहां भी लिमिट जीरो से टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में आई नॉट स्क्वायर तो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमारे पास डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसी वैल्यू में जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और थीटा यहां पर क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, और पीछे हमारा डी टी है, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट टी हो जाएगा, और फिर लिमिट पुट करेंगे हम। अच्छा, ऊपर तो इंटीग्रेट करना है, अभी किया नहीं है, नीचे लिमिट पुट कर देंगे जीरो से कैपिटल टी। ठीक है, इसके बाद देखो अगला स्टेप, अगले स्टेप में आई नॉट स्क्वायर तो एज इट इज, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी। इसके बाद जो हमारा टाइम का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो वेरिएबल यहाँ पे टी है, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2 ओमेगा। ठीक है, और इस होल के नीचे 2 पहले से ही था, इसका हमें लिमिट पुट करना है 0 से t, और नीचे वाले का लिमिट पुट करने के बाद t आ जाएगा, t माइनस 0 t ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, पहले तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी बाहर रहेगा, यहाँ पे अंदर लिमिट पुट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां स्मॉल टी है वहां पे कैपिटल टी पुट कर देंगे, तो कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी डिवाइड में ओमेगा, डिवाइड में 2 ओमेगा। ठीक है, और अपर लिमिट हो गया माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां पे स्मॉल टी है वहां वहां पे 0, तो ये तो 0 ही है, और साइन 0 ये भी 0 होता है, तो हमारा ये 0 ही आएगा। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 है, इसके नीचे 2 है, तो मैं 2 यहां पर लिख देता हूं इसके साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t तो एज इट इज रहेगा, कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा। अब कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया था, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और ये तुम्हें पहले से भी आना चाहिए, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला पुट कर दिया 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बना साइन 4 पाई, तो भाई ये तुम मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ते हो कि साइन एन पाई जो है वो हमेशा 0 होता है, साइन एन पाई नहीं याद है तो ये तुम्हें याद रखना है कि भाई साइन एन पाई 0 होता है। एन यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो साइन 4 पाई सीधा 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और अंदर बच रहा है t, तो t से t कट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारी आई इसकी वैल्यू आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ रही है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब हमें दोनों साइड रूट लगाना है, क्योंकि हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर हम मीन निकालते हैं, फिर हम रूट लगा देते हैं, इसी को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो आई आर एम एस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर, यानी कि रूट कर देंगे तो आई नॉट बाय रूट 2। तो यहां से हमारी आई आर एम एस वैल्यू आ रही है, अगर हमें करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है तो एक बार फटाफट इसको भी नोट कर लो। तो ठीक है, जल्दी जल्दी समझ रहे हो सब। अब पिछले लेक्चर में शायद साइन की एवरेज वैल्यू बता दी थी, साइन एक्स की एवरेज वैल्यू होती है 0, कॉस एक्स की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है। अब हमें क्या करना है, साइन एक्स कॉस एक्स की आरएमएस वैल्यू देखनी है। साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, एवरेज वैल्यू मतलब फुल साइकिल के लिए, ये अभी बात चल रही है फुल साइकिल की। अब साइन की आरएमएस वैल्यू
फुल साइकिल के लिए, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, पहले हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू तुम्हें बता देते हैं फुल साइकिल के लिए। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर हम साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिमिट वही 0 से 2 पाई, नीचे भी लिमिट वही 0 से 2 पाई। साइन स्क्वायर की हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये लिमिट लग गया। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो साइन स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और नीचे dx का सीधा x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइन की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 1 का हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x/2, ठीक है। और होल के नीचे 2 है, और नीचे 2 पाई, जब लिमिट पुट कर देंगे तो 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो एक बार अपर लिमिट x की जगह 2 पाई पुट करा, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई, अपर लिमिट यहां पर भी पुट कर दिया है, नीचे 4 पाई, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो साइन 4 पाई बन गया, अगेन साइन 4 पाई जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई माइनस साइन 4 पाई को 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आ जाएगा 4 पाई, यानी कि 1/2। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, सेम कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी 1/2 आएगी फुल साइकिल के लिए। इसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो ये तुम खुद भी कर सकते हो। तो यहां से मैंने लिख दिया कि साइन की एवरेज 0, कॉस की एवरेज 0, और 0 किस लिए, अगर ग्राफ को भी देखा जाए, ग्राफ इस तरीके से होता है, आधे के लिए पॉजिटिव, आधे के लिए नेगेटिव, तो पूरे के लिए 0। तो साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2। अब मान लो कोई हल्का सा छोटा मोटा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाए कि बोले भाई हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है या आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसी इस टाइप के फंक्शन की, v इक्वल्स टू v0 प्लस v1 साइन ओमेगा टी। तो भाई इसकी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है या पहले एवरेज वैल्यू पूछ लेगा। तो भाई इसकी एवरेज वैल्यू तो देखो क्या होगी, v की एवरेज वैल्यू आ जाएगी v0 की एवरेज वैल्यू प्लस v1 साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। इसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो v0 की एवरेज वैल्यू तो v0 ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर v1 और साइन ओमेगा टी इनका अलग अलग निकालेंगे। v1 की एवरेज वैल्यू तो v1 रहेगी, लेकिन साइन की एवरेज वैल्यू होती है 0। तो यहां से हमारी इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आ रही है v0, ठीक है। अब हमसे कहा भाई आरएमएस वैल्यू बताओ। आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा देता हूं। a का स्क्वायर भाई p का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू v0 और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है, इसकी एवरेज निकालना। स्क्वायर करने के बाद जो आया उसका एवरेज निकालना। तो अब इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे तो v0 स्क्वायर का भी एवरेज निकालेंगे। तो v0 स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए। v1 स्क्वायर का भी एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज, या इस पूरे का ही ले लें, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 2v0 साइन ओमेगा टी का एवरेज। v0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एवरेज भाई कांस्टेंट ही होता है। यहां पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, और v1 कांस्टेंट है तो v1 का यही रहेगा, साइन स्क्वायर का लिख दिया 1/2। 2v0 साइन की एवरेज वैल्यू होती है 0, तो साइन की एवरेज वैल्यू 0 लिख देंगे। तो यहां से हमारा आ रहा है भाई v0 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 2, ये आ गया v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। अब VRMS क्या होगा, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, और उसके बाद रूट लगा देते हैं तो बन जाता है VRMS। तो यहां पे रूट लगा देंगे तो बन जाएगा VRMS।
तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देख लो ये भी एक बार अच्छे से समझ लो। तो अब आता है भाई हमें पढ़ना है कि आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, आरएमएस वैल्यू का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो मतलब समझने के लिए एक सर्किट बना देता हूं मैं, जिसमें सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ले लिया मैंने आर, और यहां पर एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिससे अल्टरनेटिंग करंट निकलेगा, यानी वेरिएबल करंट निकलेगा, वो करंट कांस्टेंट नहीं है। और पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। इसके बाद ले लेते हैं लेट एट एनी टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल टी, किसी टी टाइम इंटरवल पर अगर ये पावर कांस्टेंट होता, सीधा पावर इनटू टाइम, ये हमारा हीट हो जाता। जो हीट डिसिपेट है, हीट डिसिपेट क्या होता है, पावर इनटू टाइम। लेकिन अगर ये पावर कांस्टेंट होता तो पावर इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके हमारा हीट आ जाता। लेकिन ये पावर कांस्टेंट नहीं है, ये पावर है वेरिएबल। तो हीट होगा इंटीग्रेशन पी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, ये हमारा हीट डिसिपेटेड है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, तो इस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट है टी टाइम पर इतना पावर डिसिपेट कर। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि अगर कोई कांस्टेंट करंट इसको दे दिया जाए, सर्किट को एक कांस्टेंट करंट दे दिया जाए, वो भी सेम टाइम पर, अगर सेम हीट डिसिपेट कर रहा है, तो उस कांस्टेंट करंट को नाम दे दिया गया आई आर एम एस, यानी कि आर एम एस करंट। तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आई आर एम एस का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से पहले हीट डिसिपेटेड बाय कांस्टेंट करंट लिख देता हूं मैं, हीट डिसिपेटेड बाय कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट यहां पे आई आर एम एस की बात कर रहे हैं, उसका हीट डिसिपेटेड डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आई आर एम एस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट करंट है यानी पावर कांस्टेंट है, पावर इनटू टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं आई आर एम एस का फॉर्मूला कि भाई दोनों हीट सेम है या नहीं है। अगर ये दोनों हीट सेम है तो इस कांस्टेंट करंट को आई आर एम एस कहा जाएगा। तो दोनों हीट सेम के लिए देख लेते हैं। आई आर एम एस का हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड में इंटीग्रेशन डी टी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, नीचे इंटीग्रेशन डी टी, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी टी, और इधर आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी टी को टी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन मैंने टी लिख दिया, और यहाँ इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे आई वेरिएबल है, वेरिएबल है तो ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका तरीका अलग है। दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, यानी हीट डिसिपेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट और हीट डिसिपेटेड बाय दिस कांस्टेंट करंट, दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है वो कांस्टेंट करंट जो सेम टाइम पर सेम सर्किट में सेम हीट डिसिपेट करे, जैसा कि एक अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है, तो उस कांस्टेंट करंट को बोल दिया जाता है आरएमएस करंट। ये आरएमएस करंट का मतलब है। तो फटाफट से समझ लो, इसको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई हमने एसी करंट पढ़ लिया, हमने डायरेक्ट करंट पढ़ लिया, हमने एवरेज वैल्यू पढ़ लिया, हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने एसी सर्किट नहीं पढ़ा। एसी सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है, इंडक्टर भी लगाया जाता है, या दोनों को कॉम्बिनेशन भी लगाया जाता है। रजिस्टर कैपेसिटर का, रजिस्टर इंडक्टर का, तीनों को एक साथ भी लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ये सब सर्किट पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है फेजर डायग्राम। तो भाई फेजर डायग्राम क्या चीज होती है? फेजर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आगे सभी सर्किट को समझने में हेल्प करेगा। यानी फेजर डायग्राम से ही सभी सर्किट हम इजीली समझ पाएंगे। तो फेजर डायग्राम एक्चुअली में दिखाता क्या है? फेजर डायग्राम दिखाता है कि कोई भी ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा फेजर डायग्राम है ये किसी ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी, और क्वांटिटी कैसे ऑस्किलेट हो रही है? साइन और कॉस की फॉर्म में। क्या बोला जाता है इसको? साइनोसॉइडल। ये पिछले साल पढ़ा था, साइनोसॉइडल क्वांटिटी। तो ये जो हमारा फेजर डायग्राम है ये साइनोसॉइडली ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेजर डायग्राम में एक्चुअल होता क्या है? ये बना देते हैं एक, मान लो एक्स और वाई एक्सेस बना दिया। मान लो फेजर डायग्राम में एक फेजर, ये जो मैंने यहां पे लाइन बनाई है, इस लाइन को फेजर बोला जाता है।
ये जो यहाँ पे लाइन है इसको फेजर बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक वेक्टर है। फेजर इज ए वेक्टर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। फेजर डायग्राम में हमें कुछ चीजें समझनी है। जैसे ये जो हमने फेजर बनाया है ये एक वेक्टर है, तो भाई फेजर इज अ वेक्टर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, जो भी बोलना चाहो, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भाई ये फेजर है जो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कहने का मतलब है अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा हूं, इसका मतलब मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं। ये जो हमारा एंगल है इस एंगल को बढ़ा रहा हूं। अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो एंगल कम होगा, डिक्रीज होगा। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फेजर एक वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, अब इसी ओमेगा को हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी। यानी जो क्वांटिटी ऑस्किलेट हो रही है, यहां पर जो क्वांटिटी ऑस्किलेट हो रही है, यानी चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, कुछ भी हो, जो क्वांटिटी यहां पे ऑस्किलेट हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है या जैसा भी मोशन कर रही है, उस ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे समझनी है। इसके बाद आता है हमारा ये लेंथ ऑफ फेजर वेक्टर, यानी फेजर वेक्टर की जो लेंथ है, यहां पे लेंथ ऑफ फेजर वेक्टर क्या देता है? पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी। जो भी यहां पे ऑस्किलेट हो रहा है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसकी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू को ये लेंथ दिखाता है। दो चीजें हमने समझ ली। फेजर एक वेक्टर है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, और ओमेगा जो ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। उसके बाद पीक वैल्यू, ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू फेजर की लेंथ से पता चल रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो एंगल है यहां पे, ये एंगल कितना हो जाएगा? पिछले साल हमने पढ़ा था कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। तो यहां पर जो हमारा एंगल है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अगली चीज, अब ये जो हमारा फेजर वेक्टर है, फेजर वेक्टर का अगर मैं वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लूं, यानी वाई एक्सिस पर इसका अगर कंपोनेंट ले लूं, तो ये हमें क्या बताएगा? ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी प्रोजेक्शन ऑफ फेजर वेक्टर इन वाई डायरेक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस का मतलब सभी को पता है। ठीक है, सबको पता है, पिछले साल भी पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑस्किलेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने तुम्हें करंट का इक्वेशन बताई है, वोल्टेज की इक्वेशन बताई है। तो एक बार जरा इसको करंट लेके देख लेते हैं। मान लो ये हमने करंट ले लिया इस तरीके से, आई नॉट है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और ये एंगल बन रहा है ओमेगा टी, और हमें इसका वाई में प्रोजेक्शन लेना है। तो हमें पता है एंगल के साथ वाला कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है। नहीं पता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो आई नॉट है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये एंगल ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर जो कि हमारा करंट दिखा रहा है, तो करंट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम करंट निकालना चाहें तो ये वो वैल्यू होगी। हमें करंट निकालना है तो भाई किसी भी इंस्टेंट पे निकालना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, जिस इंस्टेंट पे करंट निकालना है उस इंस्टेंट पे करंट आ जाएगा। तो जो हमारा फेजर में 3 चीजें हमने समझ ली। आखिरी चीज ये थी कि वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है वो करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है। तो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा वही सर्किट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सर्किट शुरू हो जाएंगे भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे सिंपल सर्किट,
रेजिस्टर, एक रेजिस्टर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो देखते हैं भाई क्या होगा। कुछ खास नहीं होगा, सर्किट हमारा फट नहीं जाएगा, सर्किट रहेगा। ये एक एसी सोर्स है, ये रेजिस्टर है, ठीक है। तो एसी सोर्स कंटेनिंग अ रेजिस्टर ओनली, या एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर ओनली। एसी सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, एसी सर्किट में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अब मान लिया मैंने लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, हमें पता है कि अल्टरनेटिंग सोर्स है, आधे साइकिल के लिए वोल्टेज पॉजिटिव, आधे के लिए नेगेटिव। अगर किसी इंस्टेंट पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अगले इंस्टेंट पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डायरेक्शन वोल्टेज की चेंज होती रहती है। तो मैंने मान लिया भाई किसी इंस्टेंट पर ये जो हमारा ए पॉइंट है और यहां पर है बी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट ए इज एट हाई पोटेंशियल, तो बी अपने आप लो पोटेंशियल। किसी इंस्टेंट पे अगर ए हाई पोटेंशियल है तो बी अपने आप लो पोटेंशियल। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो भाई अगर यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है तभी तो ए हाई पोटेंशियल है, तो यानी करंट यहां से निकलेगा, ऐसे यहां से करंट निकल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज को ले लेते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है इसका ईएमएफ ले लिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से जो करंट निकल रहा है उस करंट की हमें इक्वेशन बतानी है। तो देखो इक्वेशन कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो यहां पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, जब हम करंट की तरफ जाते हैं तो ये छोटा सा एक फंडा है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो क्या करना है हमें, अगर कोई भी डिवाइस है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, अगर हम करंट की तरफ जा रहे हैं तो हमें लेनी है डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब हमें वोल्टेज लेना है पॉजिटिव। जैसे रजिस्टर पे करंट की तरफ जा रहे हैं तो रजिस्टर का वोल्टेज पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। लेकिन बैटरी के केस में उल्टा होता है। बैटरी के पास, जैसे ही हम बैटरी के पास आए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे तो वोल्टेज नेगेटिव ले लो। याद रखने के लिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे तो वोल्टेज पॉजिटिव ले लो। तो मैं यहां पे लूप ले रहा हूं, ए से शुरू, यूं बी पे गया, फिर वापस ए पे, ए बी ए, ऐसे लूप ले लेते हैं। तो लूप ए बी ए से बी जा रहे हैं तो करंट की तरफ जा रहे हैं, रजिस्टर का वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे तो बैटरी का वोल्टेज माइनस लिया जाएगा, फिर लूप कंप्लीट हो गया तो टोटल वोल्टेज जीरो लिया जाएगा। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ है। जिसको नहीं आता चैप्टर 3 अच्छे से पढ़े, किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझे, तब यहां पे ध्यान दें। तो भाई वी आर यहां से ई हो जाएगा, रजिस्टर का वोल्टेज जो कि हमारा करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का वोल्टेज। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से करंट आ रहा है ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से ई नॉट बाय आर को मैं आई नॉट लिख देता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन बन गई। करंट की इक्वेशन बना ली हमने, बहुत इजी है। अब एक चीज यहां पे देखो, क्या हमें ईएमएफ का फेज यानी वोल्टेज का फेज और करंट का फेज सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। वोल्टेज का जो फेज है वो ओमेगा टी है, फेज मतलब साइन और कॉस के अंदर का एंगल। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो भाई यहां पे क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज यानी सेम फेज में है, दोनों का फेज सेम है, ठीक है। करंट और वोल्टेज इन फेज में है। तो इसके बाद बनाएंगे हम इसका फेजर डायग्राम। रजिस्टर में अगर रजिस्टर किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेजर डायग्राम कैसा बनता है। तो फेजर जो हमने पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था कि फेजर डायग्राम बना के दिखा सके। तो बना देते हैं, ये बना देते हैं वाई एक्सिस, ये बना देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे दिखा दिया करंट, अंदर का जो एंगल है करंट का ओमेगा टी, तो ये एंगल हमने ओमेगा टी दिखा दिया। करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट दिखा दी। इसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज का भी फेज सेम ही है तो वोल्टेज भी इसी लाइन पर बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा,
वोल्टेज का क्या है, ई नॉट है। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, ये जो लेंथ है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। ओमेगा टी ये वोल्टेज का फेज है, करंट का फेज भी सेम है। इस तरीके से फेजर डायग्राम बन जाता है करंट और वोल्टेज का। इसके बाद एक चीज और समझनी है हमें, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम बनाने से पहले हमें साइन और कॉस के ग्राफ पता होने चाहिए। तो अगर तुम्हें पता है तो वेव डायग्राम इजी हो जाएगा। जैसे करंट, करंट के लिए पहले वोल्टेज का बनाते हैं। चलो वोल्टेज का ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सिंपल साइन का ग्राफ बनना है, साइन का ग्राफ बना दिया, ये लो वोल्टेज का साइन का ग्राफ बना दिया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट और नीचे आ जाएगी माइनस ई नॉट। ठीक है, अब साइन का देखो, साइन का भी सेम ही ग्राफ बनेगा, साइन थीटा वाला, मतलब करंट का भी सेम ही ग्राफ बनेगा साइन थीटा वाला। करंट का भी सेम ग्राफ बन रहा है, बस थोड़ा सा छोटा, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी सी कम है। तो ये हमारा करंट का बन गया, नीचे माइनस आई नॉट। तो ये हमारा वेव डायग्राम है करंट और वोल्टेज का रेजिस्टर के केस में। ये हमारा फेज डायग्राम है, यानी फेजर डायग्राम है। तो समझ लो एक बार अच्छे से। ठीक है।